याहिया सिनवार के बाद इजराइल ने हमास के सबसे बड़े चेहरे को मारने का ऐलान कर दिया है। वो चेहरा जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। उस कमांडर अबू उबैदा का इजराइल ने काम तमाम कर दिया है। इजराइल का दावा है कि इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी शिन बेत ने जॉइंट ऑपरेशन किया और इसी ऑपरेशन में अबू उबैदा का खात्मा कर दिया गया। मुंह पर फिलिस्तीनी कफाया लपेटे अबू उबैदा पूरी दुनिया के सामने हमास का चेहरा रहा है। हमास के हर पोस्टर, हमास के हर वीडियो में अबू उबैदा एक नायक बनकर उभरा। गाजा पर 100% कब्जा करने को लेकर नेतन्याहू एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसी दौरान हुए इजरायली सेना के ऑपरेशन में अबू उबैदा की मौत का दावा किया जा रहा है। במבצע משותף נוסף, השב"כ וצה"ל תקפו את דובר החמאס, דובר ארגון הרשע הרצחני, אבו עוביידה. עכשיו, אנחנו עדיין לא יודעים את התוצאה הסופית, אני מקווה שהוא כבר לא איתנו, אבל אני שם לב שאין מי שידברר את השאלה הזאת בצד של החמאס. אז שעות וימים בוודאי יגידו את מה שהם יגידו. 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद अबू उबैदा को पूरी दुनिया ने देखा। सिनवार को मारने के बावजूद इजराइल अबू उबैदा तक पहुंचने में नाकाम साबित रहा, लेकिन अब उसने हमास के इस प्रवक्ता को खत्म करने का दावा किया है। इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी गाजा को चारों तरफ से घेरने के बावजूद अबू उबैदा तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही थी। مستمرون في معركة طوفان الأقصى، وندعو أبناء شعبنا في كل ساحات الوطن وأمتنا في كل أماكن تواجدها للانخراط في هذه المعركة التي سيخلدها التاريخ وتتغنى بها الأجيال بعون الله، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد। अबू उबैदा को गाजा की सड़कों पर तब देखे जाने का दावा किया गया जब भी इजरायली बंधकों को छोड़ा गया। उस दौरान ये शख्स अबू उबैदा ही बताया गया। वही अरबी कैफिया पहने, चेहरा छुपाए हुए और बंधकों की अदला बदली वाले दस्तावेजों के साथ अबू उबैदा लगातार इजराइल को चैलेंज कर रहा था। अबू उबैदा का आखिरी बयान देखिए, जिसमें बताया गया कि हमास समझौते के लिए तैयार है, लेकिन साथ में इजराइल के सामने शर्तें भी रखी। ونحن نرقب عن كثب ما يجري من مفاوضات، ونأمل أن تسفر عن اتفاق وصفقة تضمن وقف الحرب على شعبنا وانسحاب قوات الاحتلال وإغاثة أهلنا. ولكن إذا تعنت العدو وتنصل من هذه الجولة كما فعل في كل مرة، فإننا لن نضمن العودة مجددا لصيغة الصفقات الجزئية ولا لمقترح الأسرى العشرة. अब इजराइल के ऑपरेशन में अबू उबैदा के मारे जाने पर नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट बहुत ज्यादा खुश है। वो इसे एक बड़ी कामयाबी मान रहा है, लेकिन सवाल है कि जब सिनवार की मौत के बाद हमास का युद्ध जारी रहा और इजरायली सेना पर हमले भी जारी रहे, तो अबू उबैदा के मारे जाने के बाद क्या हमास के एक्शन में कमी आएगी? רק ביממה האחרונה חיסלנו את אחד מבכירי החמאס. לפני ימים אחדים חיסלנו את רוב ממשלת הטרור של החותי. בלבנון אנחנו מכים כל פעם שהחיזבאללה מנסה להרים את הראש. בסוריה פעלנו צבאית לפני ימים אחדים, אני לא מפרט. هذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا. من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح. नेतन्याहू को लग रहा है कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए नईम कासिम ने अपने लड़ाकों का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में नेतन्याहू को चैलेंज करके बताया गया है कि हिजबुल्लाह युद्ध के लिए फिर से तैयार है और वो अपने हथियार किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। 23 सेकंड के इस वीडियो को फिर से देखिए। हिजबुल्लाह अपनी फायर पावर दिखा रहा है।
هذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا. من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا. عندها سيرى العالم بأسنا. अपना फोर्स लेवल बता रहा है। हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने नेतन्याहू को चैलेंज कर दिया है, न हथियार डालेंगे न समझौता करेंगे, अब सिर्फ युद्ध करेंगे और लेबनान को इजराइल से आजाद कराएंगे। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को ये 3 वार्निंग देकर इजराइल के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه، والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه. لن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا وتقتل المقاومين وتصادر الجنوب. अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां सना में इजरायली अटैक के बावजूद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही है। तीसरा फ्रंट ईरान। ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का अब कोई मतलब नहीं रहा। इजराइल से ईरान का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और चौथा फ्रंट है लेबनान, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और नईम कासिम ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। أخرجوا العدو من أرضنا وأوقفوا العدوان وأفرجوا عن الأسرى وابدأوا الإعمار. هذه خريطة الطريق. ثم بعد ذلك تعالوا إلى الاستراتيجية الدفاعية. लेकिन नेतन्याहू को डराने वाली बड़ी तस्वीर लेबनान या गाजा या फिर यमन से नहीं, बल्कि इजराइल के अंदर ही रिकॉर्ड की जा रही है। राजधानी तेल अवीव में ये मजमा देखिए। ये भीड़ देखिए। इस भीड़ के बीच नेतन्याहू को लेकर गुस्सा समझिए, क्योंकि इजराइल के अंदर अब गाजा प्लान को ऐसी टक्कर दी जा रही है जिसके सामने ईरान और अरब देशों का विरोध भी हल्का नजर आ रहा है। इस भीड़ की बहुत सीधी सी डिमांड है, जिसका समर्थन इजराइल के सेना अध्यक्ष ने भी किया है। डिमांड है कि हमास के साथ डील हो, युद्ध विराम हो और फिर युद्ध खत्म करके बंधकों को वापस लाया जाए। इसी डिमांड के साथ इजराइल में अब लाखों लोग रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं। बंधकों की तस्वीर लेकर ये हजारों लोग युद्ध के पीछे का असली मकसद पूछ रहे हैं। יש הצעה לעסקה על השולחן שחמאס כבר אמר לה כן. האמריקאים רוצים שהחטופים יחזרו. הרמטכ"ל אומר שחייבים ללכת עכשיו לעסקה. העם, אתם, כל אחד מכם, כאן בכיכר, במהלך היום בצמתים, בכל מקום במספרים אדירים, כולם צועקים איתנו, כולם רוצים את החטופים बबाइत. नेतन्याहू अचानक कई फ्रंट खोलकर एक तरह से युद्ध वाले दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुमकिन है ये बात वो जानते हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे हालात बता रहे हैं कि नेतन्याहू एक ऐसे डेंजर जोन में जा रहे हैं जहां से निकलना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ये युद्ध वाला दलदल 700 दिन का हो चुका है और इसमें नेतन्याहू उतरे जरूर, लेकिन बाहर निकलने की बजाय वो और अंदर धंसते जा रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर टैंक पहुंच चुके हैं। इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हो चुकी हैं। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर मिसाइल और गोलियां बरसाने के लिए तैयार हैं। गाजा में हमास का आखिरी बार दम घोटने के लिए नेतन्याहू का सबसे खतरनाक ऑपरेशन शुरू होने वाला है। दिन में युद्ध, रात में ऑपरेशन। नेतन्याहू ने गाजा की इंच जमीन के नीचे हमास को ढूंढकर मारने की कसम खाई है। मरकावा टैंक से लेकर नेमर बख्तरबंद गाड़ी गाजा में उन इलाकों के आसपास मंडराने लगी है
जहां हमास की लोकेशन और मूवमेंट बार बार ट्रैक की जा रही है। 100% गाजा पर कब्जा करने वाला नेतन्याहू का प्लान फूल प्रूफ बताया जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू के दावे पर इजराइल में अब उन लोगों को यकीन नहीं जो बंधकों से जुड़े हुए हैं या फिर इससे पहले हमास की कैद से छूटकर वापस आ चुके हैं। I've been there. I know what they thinking now, what they feeling now. The fear for your life. Every single moment you go to sleep and you don't know if you wake up. इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना के टकराव के बीच ये तस्वीरें भी हैं जो नेतन्याहू को परेशान कर रही हैं। इजराइल में लोगों ने हाईवे बंद करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब रोजाना इजराइल में किसी न किसी हिस्से में पब्लिक का ऐसा गुस्सा देखने को मिल सकता है। ये लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू युद्ध न करें, बल्कि उन 22 बंधकों को बचाने के लिए हमास से डील करें जो अब भी गाजा में बंधक बनाकर रखे गए हैं। इससे पहले जनरल जमीर भी कह चुके हैं कि गाजा पर 100% कब्जे वाला ऑपरेशन सेना को थका देगा और इन प्रदर्शनकारियों की भी डिमांड है कि युद्ध खत्म हो, बंधक सही सलामत घर लौटे। In the tunnels there's no light, no fresh air, a little bit of food and water, shower when they let you. You don't know when it was day or night. זה קורע את הלב. In captivity it's not allowed to cry or to be weak. They tell you don't cry. And after that, after a few times I was cry. I was realized I need to cry without sound. हमास को लेकर अपने युद्ध को नेतन्याहू उस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां इस संगठन का एक एक लड़ाका खत्म कर दिया जाए, लेकिन टैंक ऑपरेशन के साथ साथ हजारों टन की बमबारी के बावजूद नेतन्याहू इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। हमास की लीडरशिप भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन वो 700 दिन के युद्ध के बाद भी हमास का पूरी तरह नाश नहीं कर पाए हैं। लेकिन नेतन्याहू ने अब एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने का फैसला कर लिया है और इसे ही इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट वाला युद्ध कहा जा रहा है। इसमें गाजा फ्रंट भी है, ईरान का फ्रंट भी है, लेबनान में हिजबुल्लाह से नए युद्ध का खतरा भी है और यमन के साथ लॉन्ग रेंज वाली लड़ाई भी बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। गाजा पर 100% कब्जा नेतन्याहू के लिए बड़ा ख्वाब है, लेकिन ईरान की लीडरशिप की तरफ से आ रहा चैलेंज भी नेतन्याहू को जून की जंग याद दिला देता है। अब सवाल है कि क्या नेतन्याहू एक साथ इतने फ्रंट को मैनेज कर सकते हैं? इन सब में यमन का मोर्चा इजराइल के लिए सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। अगस्त के आखिर में इजराइल ने यमन में ऐसा हमला किया था। इस धमाके में इजराइल ने अपनी नई फायर पावर दिखाई और यमन के पॉलिटिकल नेतृत्व को खत्म करने का दावा किया, क्योंकि इजराइल के हमले में यमन के प्रधानमंत्री की भी मौत हो गई। מטרות אסטרטגיות בתימן, תקף את ארמון הנשיאות בלב הבירה צנעא, את תחנת הכוח של העיר, מכלי הדלק שהם מספקים אותה. משטר הטרור החותי לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם. हमला यमन पर हुआ है, लेकिन इजराइल ने मैसेज ईरान को दिया है। नेतन्याहू ने बता दिया है कि ना यमन सुरक्षित है, न ईरान अपने को महफूज समझे। इस धमाके में इजराइल का ऑपरेशन तेहरान पार्ट 2 साफ साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू बताना चाहते हैं कि जो हाल वो यमन का कर रहे हैं, जो कयामत वो यमन पर बरसा रहे हैं, वही अंजाम फिर से ईरान का भी हो सकता है। इजराइल ने यमन पर 15 मिनट के अंदर 30 एयर स्ट्राइक की हैं, यानी हर 30 सेकंड पर
इजराइल का एक बंकर बस्टर बम राजधानी सना पर गिरा है। ऐसा इजराइल ने करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन पर किया है। यानी ये एक लॉन्ग रेंज मिशन रहा जिसमें कई F-15 विमान शामिल हुए। सवाल है कि क्या यमन के बाद इजराइल अब ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है? ऐसा अटैक जो 13 जून को तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हुआ था। लेकिन यमन पर हुए हमले के बाद एक बार फिर ईरान ने हूती विद्रोहियों के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा कि यमन के बहादुर जो भी कह रहे हैं वो सही है और गाजा में तबाही मचाने के लिए इजराइल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। اینقدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و अब सवाल है कि यमन पर हमले को इजराइल ने कैसे अंजाम दिया, कैसे तैयारी की गई। अब उसकी तस्वीरें देखिए क्योंकि इसी वीडियो में ईरान के लिए बहुत बड़ी वार्निंग छुपी हुई है। ये इजराइल का F-15 फाइटर जेट है जो उसे अमेरिका से मिला है। इस फाइटर जेट में लगा हुआ बम देखिए। इजराइल को यह विमान भी अमेरिका से मिला और इसमें लगा बम भी अमेरिका ने दिया। अब यही बम इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर गिराया है। Whoever plans to attack us, we attack them. I believe the entire region is learning about the strength and determination of the state of Israel. क्या ईरान में अब ऐसे धमाके होने वाले हैं जैसे यमन में हुए हैं? वैसे ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार देने की मांग की जा चुकी है। अब इजराइल इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। ऐसा सिग्नल अमेरिका से मिल चुका है।